for people who are actually in the front, like the soldiers who are posted in the border areas. You're actually the unarmed soldiers who are halting those unlawful activities happening at the borders. You're not allowing certain illegal things to come in. सर जय हिंद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया मेरे दर्शकों के लिए, मेरे लिए। दरअसल सर मेरे पीछे जो फोटो लगी है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तब की फोटो है जब वो देश की डिफेंस मिनिस्टर हुआ करती थी और दूर दराज इलाकों में जाकर सैनिकों से मुलाकात करती थी, उनके हौसला अफजाई करती थी। लेकिन जब से वित्त मंत्री बनी हैं निर्मला सीतारमण जी, तब से सैनिकों की बात वो बहुत कम करती हैं और दिल पे चोट भी हमारे पहुंचती है कि हमारी डिफेंस मिनिस्टर अब वित्त मंत्री बन गई और हमको भूल गई। और इस फोटो को लगाने का पर्पस ये भी है सर कि 8वां वेतन आयोग जो है वो गठित कर दिया गया है, उसकी घोषणा हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही बहुत सैलरी जो है हाइक होने वाली है जवानों की, जेसीओस की, अफसर की। तो और हमने एक संबोधन भी देखा वित्त मंत्री का, मैंने दर्शकों को सुनाया भी, जहां पे देखा कि उन्होंने जमकर तारीफ जो है सैनिकों की है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वेतन आयोग आ रहा है इसमें कुछ अच्छा हमारे सैनिकों को मिल सकता है, कुछ अच्छी न्यूज, कुछ बड़ी न्यूज मिल सकती है सर? राजेश, अच्छी बात यह है कि वेतन आयोग का गठन हो गया है। पहले तो सरकार कुछ दिनों तक ये भी बोलती रही थी कि शायद वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। ओके। लेकिन ठीक है, देश के जो हमारे यूनियंस, सिविलियन यूनियंस में पीएससीज में है, सरकारी यूनियन ने दबाव डाला होगा, पे कमीशन का गठन हो गया। तो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने फौजी भाइयों को, खासतौर से अग्निवीर को ये बताना चाहता हूं कि देखो होता क्या है कि जब पे कमीशन का गठन होता है तो आमतौर पे वो पे कमीशन क्या करती है कि आपकी तनख्वाह और जो डीए थी ओके वो मर्ज कर देती है। यानी आपकी तनख्वाह अगर 150 रुपए थी और उस पे समझिए आपको डीए मिल रहा था 60 रुपए का, तो वो मर्ज कर देते हैं। तो यानी आपकी अगली वाली बेसिक तनख्वाह 160 रुपए हो जाती है। ओके। तो पे कमीशन में क्या होता है कि इस तरह के कई सारे फैक्टर्स को मिलाया जाता है। महंगाई कितनी है, क्या कोई ऐसी सर्विस है जिसको थोड़ा ऊपर उठाना है, क्या कोई ऐसी सर्विस है जिसको थोड़ी ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, होता है। कल भारत सरकार अगर डिसाइड कर ले कि इंडियन रेलवे के एम्प्लॉइज को जो मेट्रो एम्प्लॉइज हैं उनके तुलना ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, दोनों ही ट्रेन चलाते हैं जी, लेकिन भारत सरकार डिसाइड कर सकती है कि भारतीय रेल के कर्मचारियों को मेट्रो के कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो पे कमीशन में इनका ऐसी काफी सारी चीजों को देखा जाता है। फिर आता है कि जैसे एक शब्द है फिटमेंट फैक्टर। ओके। तो अग्निवीर सारे मेरे भाई अभी छोटे छोटे हैं, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि आपकी अभी की जो तनख्वाह है उसको कितना गुणा किया जाएगा ताकि अगली तनख्वाह आपकी निकल आए। तो समझिए कोई बोलेगा 50 फिटमेंट फैक्टर जो है 1.5 है जी, आपकी अभी अगर तनख्वाह 10,000 रुपए है तो फिटमेंट फैक्टर गुणा कर देंगे 1.5 से, आपकी अगली तनख्वाह बन जाएगी 15,000। ओके। तो जैसे अगर आप अलग पहले के पे कमीशन लें, छठी के पे कमीशन, 7वीं पे कमीशन, तो फिटमेंट फैक्टर कभी रहा है 2.57 रहा है, कभी रहा है 1.93। ओके। इस बार अलग अलग पंडित लोग सब अंदाजा लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर शायद होगा इस बार जो ज्यादा की तरफ सोच रहे हैं,
कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.13 हो सकता है। जी। तो अगर 10,000 तनख्वाह है तो उसकी तनख्वाह गुणा में 2.13 हो जाएगी, यानी 10,000 से उसकी तनख्वाह हो जाएगी 21,300। 22,000 के आसपास। लेकिन जो केयरफुल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि तनख्वाह फिटमेंट फैक्टर इस बार होगी 1.87। ओके। तो फिर जिसकी तनख्वाह आज 10,000 है अग्निवीर की, समझो, तो एक गुणा में 1.87, यानी उसकी तनख्वाह हो जाएगी 18,700। ओके। अब इसके ऊपर जो अलाउंसेस हैं उन पर फर्क पड़ेगा। ठीक सर। ऊपर जो, क्योंकि काफी सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि आपकी तनख्वाह के ऊपर, जैसे HRA समझिए, जी। हाउस रेंट अलाउंस, अग्निवीरों को तो नहीं मिलता लेकिन बाकियों को मिलता है। तो जैसे राशन अलाउंस भी अगर कैलकुलेट करना होता है तो उसमें देखा जाता है कि राशन अलाउंस जब मिलती है तो देखा जाता है कि उसकी बेसिक पे कितनी है, वगैरह वगैरह। तो अग्निवीर भाइयों से मैं कहता हूं, चिंता मत करो, भारत सरकार ने आपकी तनख्वाह उतनी ही बढ़ानी है जितना कि वो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बढ़ा रहे हैं। ओके। अग्निवीरों को मैं बताना चाहता हूं कि वो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। जो मेरे साहिबान या हवलदार साहब हैं या जेसी साहिबान हैं उनको मालूम है, अफसरों को तो पता है ही। देखो, भारत सरकार ना वो बराबरी का एक होता है इक्वेशन जी। कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एलडीसी के बराबर फौज में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूडीसी के बराबर फौज में कौन है, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन ऑफिसर के बराबर फौज में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर फौज में कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर या जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर फौज में कौन है। ये जो है ना, सिपाही लांस नायक से शुरू करके जनरल तक फिक्स है, कमोबेश। तो पे कमीशन जो है वो जितना तनख्वाह उनकी यूडीसी की बढ़ाएगी, जी। हमारा काउंटर पार्ट कौन है उसकी बढ़ जाएगी। जितना पे कमीशन तनख्वाह उनके सेक्शन ऑफिसर की बढ़ाएगी, तो समझिए हमारे जेसीओ में से जो भी उसके बराबर है, चाहे वो सूबेदार साहब हो या सूबेदार एसएम साहब हो, तनख्वाह उतनी बढ़ जाएगी। अग्निवीरों की तनख्वाह भी फिटमेंट हिसाब। तो अग्निवीर के मेरे प्यारे मित्रों, आप पे कमीशन को लेके चिंतित मत होइए, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी उतनी ही जितने की हमारे सिविलियन काउंटर पार्ट्स की बढ़ रही है। सर, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए अग्निवीरों से आ रहा है कि कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हम वाकई में गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या हम कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हमें रखा गया है, 4 साल बाद हम जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे। ये पॉइंट जो है वो अग्निवीर के माइंड में है, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो उन्हें दिवाली का बोनस भी मिलना चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट के लिहाज से 60 दिन एनुअल लीव मिलनी चाहिए, 30 दिन कैजुअल लीव मिलनी चाहिए, लेकिन वहां तो 30 दिन एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिख दी गई है। इस पॉइंट पर भी तो विचार होना चाहिए ना सर? हाँ, इस पे विचार होना चाहिए, हो रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर ने, नेवी हेडक्वार्टर ने और एयर हेडक्वार्टर ने अग्निवीर को नॉर्मल सोल्जर के हिसाब से सारी सुविधाएं मिले, सारे अलाउंसेस मिले, जैसे आपने बोला दिवाली बोनस मिले, इसके लिए भारत सरकार के साथ 8 पे कमीशन के तहत बातचीत शुरू कर दी है। देखिए, भारत सरकार फिलहाल अग्निवीर को रेगुलर सोल्जर नहीं मानती है। अभी तक भारत सरकार यही कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सोल्जर्स हैं। लेकिन हाँ, अगर ड्यूटी पर हैं तो उनको ये सहूलियतें मिलेंगी और ये सहूलियतें नहीं मिलेंगी। जिस दिन 4 साल के बाद वो पक्का हो जाता है, जी। में से 100 में से 25 पक्के हो जाएंगे, उनको सारी वो सुविधाएं मिलेंगी जो कि पहले लांस नायक को मिलती थी, पहले नायक को मिलती थी। तो अग्निवीर के लिए जैसे 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 मैं बता रहा हूं, भारत सरकार ने क्या किया कि अगर शहीद हो जाता है जी। तो अग्निवीर को भी उसी तरह के कंपनसेशन मिलेगी जो कि आम जवान को, दूसरे सोल्जर को मिलती है। तो अभी अग्निवीर जो है प्रोजेक्ट आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से
अग्निवीर भाइयों को पता होना चाहिए कि भारत सरकार चाहती है कि अग्निवीर की जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी बनाई जाए। जी भारत सरकार चाहती है कि अग्निवीरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाएं। बिल्कुल सर, मैं क्योंकि आपने एक पॉइंट कहा था बीच में, तो मेरे दिल में यही बात आ रही थी जब आप कह रहे थे कि भारत सरकार चाहे तो मेट्रो के एम्प्लॉइज को उठाना चाहे या रेलवे के एम्प्लॉइज को उठाना चाहे तो वो उठा सकती। तो मैं सोच रहा था कि काश भारत सरकार ये सोचे कि हमने देश की सुरक्षा में तैनात अग्निवीरों की जिंदगी को ऊपर उठाना है। बस मेरा एक आखिरी सवाल सर, लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया, एक छोटा सा जवाब उसका भी मैं चाहूंगा आपसे कि 2026 में अग्निवीर जो है अगले साल रिटायर हो जाएंगे, जो 2022 में आए थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उन बच्चों के भी मुझसे सवाल हैं कि सर क्या हमें भी कुछ मिलेगा, या हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, या 8 पे कमीशन का कुछ लाभ हमारे हिस्से भी आएगा? हाँ, डेफिनेटली रेट्रोग्रेड तो मिलेगा ही ना। देखिए, अगर समझिए, अगर 8 पे कमीशन ये डिसाइड करती है कि जो तनख्वाह बेसिक पे बढ़ाई गई है या अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं, वो समझिए वो बोल देंगे 1 जनवरी 2025 से लागू होने हैं। जी तो अग्निवीर भाई मेरे जब रिटायर होके बाहर भी चले जाएंगे, उनको 1 जनवरी 2025 से या जो भी तारीख पे कमीशन निर्धारित करती, बैक डेटेड मिल जाएगा, चाहे वो रिटायर होके घर चले जाएं। उनको रिटायरमेंट के बाद भी वो जो एक मुश्त पैसा है कैलकुलेट करके जी, सीधे से आएगा, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पर चिंता यही है कि कितनी जल्दी आएगा, क्या ये 2029 में आएगा, 2028 में आएगा, बस इस चीज का इंतजार रहेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस अहम मुद्दे पर, बहुत अहम मुद्दा था सर, क्योंकि जो मेरे अग्निवीर भाई हैं वो लगातार मेरे से सवाल कर रहे थे, आपने इतनी बारीकी से समझाया सर, इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं वो एक बड़ा जो है दिल दिखाकर डिफेंस वालों को कुछ ज्यादा सौगात दें। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।